हेलो गाइस एंड वेलकम टू स्काईनॉमिक्स एकेडमी। माय नेम इज सुनील कुमार यादव और एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का स्काईनॉमिक्स एकेडमी में। ठीक है, तो पार्ट बी जो है वो हम लोग इंडियन इकोनॉमी का, जो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, वो आज हम लोग करेंगे। ठीक है, और उसका जो पार्ट टू है, मतलब उस चैप्टर का फर्स्ट चैप्टर का पार्ट टू, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट जो है वो कर रखा है। तो आप लोग जाकर एक बार देख सकते हैं अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए होगा जिस तरीके से या जिस पीपीटी से मैं पढ़ाता हूँ, तो मैं आप लोगों को वहां पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है, बिना कोई पैसा दिए हुए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज सेकंड हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में इंडियन इकोनॉमी अब ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, एग्रीकल्चर के बारे में जाना कि हमारे देश का कंडीशन क्या था भाई, भारत का एग्रीकल्चर सेक्टर का कंडीशन क्या था, इंडस्ट्रियल सेक्टर का क्या कंडीशन था, और फॉरेन ट्रेड और डेमोग्राफिक कंडीशन का क्या, मतलब किस तरीके का उस वक्त हमारे देश में इन सारी चीजों का कंडीशन था जब हमारा देश आजाद हुआ था 1947 में ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। क्लियर। तो अब हम लोग देखेंगे कि ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, आज वाले में पढ़ेंगे ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर किस तरीके से रहा है, मतलब हमारे देश में प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर जो वो किस तरीके से आगे बढ़ा, उसको भी पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश रूलर दैट लेड एक्सप्लॉयटेशन की कौन कौन सा पॉलिसी था जिसके वजह से जो हमारे देश में जो हमारी इकोनॉमी है जिसको उसको एक्सप्लॉइट किया गया, और पार्टीशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, हमारे देश में पार्टीशन से कितना इम्पैक्ट हुआ जब इंडिया और पाकिस्तान बना, मतलब क्या बना, इंडिया और पाकिस्तान बना। पाकिस्तान दो पार्ट में बटा था, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान। वेस्ट पाकिस्तान आज का पाकिस्तान है और जो ईस्ट पाकिस्तान है वो आज का बांग्लादेश है। क्लियर, तो वो चीज आप लोग याद रखिएगा। क्लियर, तो ये बात याद है। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कोई देरी किए हुए, कि बहुत लेट हो गया है कि नहीं। चलिए आते हैं पहला ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर एंड द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। हमारे देश में जो ऑक्यूपेशनल और इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरीके का था, तो अगर देखा जाए ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑफ द वर्किंग प्रोफेशनल इन द डिफरेंट सेक्टर्स। हमारे देश में डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में अलग अलग लोग जो थे वो काम कर रहे थे और प्रोफेशनल तरीके से काम कर रहे थे। लेकिन जो ज्यादा डेवलपमेंट हो रहा था, हम लोग ज्यादा डिपेंडेंट थे, वो किस पर थे, एग्रीकल्चर पर। एग्रीकल्चर किसके अंदर आता है, प्राइमरी सेक्टर। तो वो बोला जा रहा है एवरी इकोनॉमी सेग्रीगेटेड बेस्ड एंड ऑन इट्स ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर नेमली एज एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड मैन्युफैक्चरिंग या फिर सर्विस। जो इंडस्ट्रियल है और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, मतलब हमारा इकोनॉमी कितने सेक्टर में बटा हुआ था, एग्रीकल्चर, जो लगभग लगभग सारे का इकोनॉमी, चाहे अमेरिका की इकोनॉमी हो किसी का इकोनॉमी हो, तीन भागों में बांटा जाता है उसको, या फिर तीन पार्ट्स में, एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो सेकेंडरी सेक्टर कहलाता है, और जो एग्रीकल्चर है वो प्राइमरी सेक्टर, और जो सर्विस सेक्टर है वो टर्सरी सेक्टर। तो यूनाइटेड नेशन, चाइना, जापान है ऑफेंडली कॉल्ड इंडस्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। वहां पर जो है ज्यादातर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज नहीं किया जाता है, तो इसीलिए उनको कौन सी इकोनॉमी बोलते हैं हम लोग, एक तरीके से उसको इंडस्ट्री एंड मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड इकोनॉमीज। एंड अदर हैंड इंडिया इज नोन एज एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी। और हमेशा से ये माना गया कि जिस जो देश एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी, वो देश जल्दी ग्रो नहीं किया है, जैसे कि एग्जाम्पल तौर से देखा जाए। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि एग्रीकल्चर सेक्टर ग्रो नहीं करता है, बहुत बहुत ज्यादा ग्रो करता है और ग्रो कर सकता है, पोटेंशियल ग्रोथ कर सकता है अगर वो सही दिशा और सही निर्देश से चले। लेकिन हमारे देश में ब्रिटिशर्स के द्वारा जो हमारा ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर था वो बिल्कुल भी बर्बाद कर दिया गया था। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे मेन फीचर्स ऑफ ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। हमारे देश में ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर जो हमारे देश का है, तीन अभी बताएं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, तीनों सेक्टर का क्या हालत था। तो प्राइमरी सेक्टर का तो हालत जानते ही हैं कि 80 टू 85% लोग किस पर डिपेंडेंट थे, एग्रीकल्चर पर, जिनको ब्रिटिशर्स के द्वारा बर्बाद कर दिया गया था। सेकेंडरी सेक्टर इंडस्ट्री वगैरह लाने नहीं दे रहे थे, सारा जो हमारे देश से रॉ मटेरियल अपने देश ले जाते थे और हमारे देश में फिनिश प्रोडक्ट बेचते थे। और टर्सरी सेक्टर तो बहुत नाम मात्रा के बराबर था। तो बोला जा रहा है एग्रीकल्चर एज ए प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम। हमारे देश में आजादी के समय में जो ऑक्यूपेशनल था, एग्रीकल्चर जो है वो हमारा सोर्स ऑफ इनकम हुआ करता था। ठीक है, ज्यादातर जो पैसा आता था वो किससे आता था, एग्रीकल्चर। पुअर स्टेट ऑफ इंडस्ट्रियल एंड सर्विस सेक्टर, हमारे देश में जो इंडस्ट्रियल सेक्टर और सर्विस सेक्टर का उसका बुरा स्थिति था, उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जा रहा था। ना हमारे देश में इंडस्ट्री बढ़ाने के बारे में बात किया जा रहा था, ना हमारे देश में रोड्स वगैरह बनाए जा रहे थे, सिर्फ एग्रीकल्चर पर फोकस किया जा रहा था। और वो भी एग्रीकल्चर पर, ये जो मशीन दिख रहा है वो मशीन भी प्रोवाइडेड नहीं होता था। और खास करके कॉमर्शियल क्रॉप्स, कॉमर्शियल क्रॉप्स क्या होते थे कि जो सिर्फ ब्रिटिश को फायदा पहुंचा है, जो पैसा खाने वाला क्रॉप्स नहीं, जो सिर्फ जिसको बेचकर पैसा है, वो हम लोग कंज्यूम नहीं करते हैं। तो वो सब सारी चीजों पर ज्यादा फोकस किया जाता है ब्रिटिश के द्वारा। ठीक है, स्टैग्नेंट इन इम्बैलेंस ग्रोथ ऑफ बोथ सेक्टर, जो इन स्टैग्नेंट था, रुका हुआ था, इम्बैलेंस था, बिल्कुल भी उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा था।
रीजनल वेरिएशन था वर्कफोर्स में, कहीं वर्कफोर्स ज्यादा था कहीं कम था, और मोनोपोली था ब्रिटिश का इन ट्रेड में। और सारे ट्रेड में क्या था, किसका मोनोपोली था, ब्रिटिश का। ज्यादातर जो रॉ मटेरियल था वो अपने देश वो एक्सपोर्ट करता था और वहां से पैसा लाता था, वो अपने ही आर्मी पर खर्चा करता था। तो कहीं ना कहीं हमारे देश का ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ऐसा था ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। क्लियर। अब आते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर भी हमारे देश का वैसा ही कुछ ज्यादा हाल था नहीं। कुछ कुछ चीजें जैसे मान लो कि रेलवे जो है वो ब्रिटिश का देन मान सकते हैं, पोस्ट ऑफिस हम लोग ब्रिटिश का देन मान सकते हैं, और बाकी रोड्स वगैरह जो बनाया जाता था या फिर उस वक्त का रेलवे भी बनाया गया था, वो एक तरीके से ब्रिटिश अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करता था। इंफ्रास्ट्रक्चर इज सेट अ फंडामेंटली नेसेसरी सिस्टम ऑन द फैसिलिटीज टू हेल्प द कंट्री टू सस्टेन इटसेल्फ एंड फंक्शन प्रॉपर्ली। एक देश को अगर चलना है, एक कंट्री को अगर सही मार्ग पर या सही डायरेक्शन में चलना है, तो उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का होना बहुत जरूरी है। हमारे देश में आज देखो रोड्स वगैरह कितना अच्छा है, रोड्स वगैरह बहुत अच्छे तरीके से डेवलप हुआ है, रेलवेज वगैरह अच्छे तरीके से। तो हमारे देश में क्या है, पोर्ट्स वगैरह अच्छे तरीके से डेवलप किए गया है। क्यों? क्योंकि ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे से आ सके। लेकिन उस वक्त का इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे देश में बिल्कुल भी ठीक नहीं था। ड्यूरिंग अ कॉलोनियल रिगाइम, मतलब कॉलोनियल समय में, जब ब्रिटिश के समय में, इंडिया इज अनडाउटली सॉ डेवलपमेंट इन इट्स फिजिकल स्ट्रक्चर। कुछ कुछ चीजों में जो है डेवलपमेंट हम लोगों को देखा गया, जैसे रोड्स में थोड़ा बहुत डेवलपमेंट, पोर्ट्स में, वाटर ट्रांसपोर्ट में, रेलवेज में, टेलीग्राफ पर। बट सोशल एंड इकोनॉमिकल जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो रिमेन हाईली अनटच। लेकिन इसमें जो लोग थे रेलवे में, अब आम जनता चढ़ ही नहीं सकती थी भाई, बहुत मशक्कत से चढ़ती थी, उन लोगों के लिए उतना प्रॉपर फैसिलिटी भी नहीं था। ठीक है। रोड्स वगैरह जहां पर ब्रिटिशर्स को काम रहता था वहीं बनाता था। तो इन दिस केस द मोटिव ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज टू फुलफिल द इंटरेस्ट रादर देन फोकसिंग द एमिनिटीज टू द इंडियन। मतलब इंडियंस पर एमिनिटीज, मतलब इंडियंस को फायदा या फिर इंडियंस को सहायता या फिर इंडियंस को सही तरीके से फैसिलिटी प्रोवाइड कराने का नहीं था, ये सब चीज लाने का मतलब ये था क्या, कि वो अपने इंटरेस्ट के लिए काम करें। मतलब वो एक तरीके से अपना झोली भर रहे थे इससे। तो आई होप सो ये भी चीज कंप्लीट होगा इंफ्रास्ट्रक्चर। अब रेलवे के बारे में थोड़ा डिटेल में बात कर लेते हैं, क्योंकि रेलवे से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इन 1850 में रेलवे आया था, सबसे पहले बॉम्बे से स्टार्ट किया गया था। बॉम्बे टू बॉम्बे टू थाने जो है वो चलाया गया था ट्रेन को, थाने टू बॉम्बे, बॉम्बे टू थाने। 1850 में जो इंट्रोडक्शन हुआ था रेलवे का। इवन सो इट केम टू अ ओन सेट ऑफ प्रोज एंड कॉन्स। लेकिन उसका जो रेलवे लाया गया उसमें अपना ही कुछ अच्छाई था कुछ बुराई था। बट टू बिग इम्पैक्ट वाज लेफ्ट इन द कंट्रीज वेयर। लेकिन दो इम्पैक्ट या दो तीन इम्पैक्ट जो है बहुत शानदार दिया गया रेलवे के द्वारा। अब क्या क्या थोड़ा सा दिया गया भाई। इट इनेबल्स इंटर स्टेट मोबिलिटी। इससे क्या होगा कि एक स्टेट से दूसरा स्टेट में, मतलब जैसे मान लो कि ये बिहार है, ठीक है, बिहार से यूपी जाना हो तो बिहार से यूपी अब आराम से और बहुत जल्दी जाया जा सकता था। चाहे वो जो आम जनता के लिए उतना जगह नहीं था ट्रेन में, लेकिन तब भी एक तरीके से इंटर स्टेट मोबिलिटी हुआ, और जिसकी वजह से जोग्राफिकल जो बाउंड्री था वो टूटा और लोग जाकर एक स्टेट से दूसरा स्टेट जाकर काम कर सकते थे और शानदार तरीके से अपनी फैमिली को चला पाते थे। ठीक है। पीपल्स कवर्ड अ लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी इजीली एट अ चीप रेट। पीपल जो है वो लंबे डिस्टेंस जो है चीप रेट में आराम से कर सकते थे और वहाँ के कल्चर, वहाँ की एम्प्लॉयमेंट को परस्यूट कर सकते थे, वहाँ जाके काम कर सकते थे। इंटर स्टेट मोबिलिटी फॉस्टर अ कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। जिसके वजह से जब इंटर स्टेट, अब भाई यहाँ पर एग्रीकल्चर फैसिलिटी नहीं है, मान लो कि एक स्टेट में दूसरा स्टेट जाके वहां पर एग्रीकल्चर फैसिलिटी किया, जिसकी वजह से जो कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर हुआ और इफेक्ट हुआ सेल्फ सफिशिएंसी, जिसके वजह से लोग पहले था अपने खेत पर काम करते थे, अपना अनाज उगा के अपने खाते थे। कुछ ब्रिटिश जो था वो टैक्स ले जाता था, ज्यादातर तो टैक्स ले जाता था। ठीक है। इवन दो इंक्रीज इन द इंडियन एक्सपोर्ट टू मेनीफोल्ड बेनिफिट इज रिप्ड बाय द ब्रिटेन। देखो इसके रेलवे आने की वजह से बहुत सारा जो प्रोडक्शन है हमारे देश में बढ़ा, लेकिन जो सारा प्रोडक्शन होता था वो कहाँ एक्सपोर्ट होता था, ज्यादातर एक्सपोर्ट होता था कहाँ पर, ब्रिटेन में। और जो ब्रिटेन था वो हमारे देश में इंपोर्ट कर कर क्या लाता था, सामान। क्या सामान लाता था, फिनिश्ड प्रोडक्ट लाता था। तो एक तरीके से रेलवे भी वो अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहा था। पॉलिसीज क्या क्या लाया गया भाई ब्रिटिश के द्वारा, जिसके वजह से हमारी इकोनॉमी को, इंडियन इकोनॉमी को एक्सप्लॉइट किया गया। देखो शानदार तरीके से आप समझोगे, स्क्रीनशॉट भी लेते चलो, उससे क्या होगा, आप लोगों को एक कहानी की तरह, रिदम की तरह आप लोगों को समझ में पूरा आएगा। पहला जो अडॉप्ट किया गया, कॉमर्शियलाइजेशन कैपिटलिज्म फेज। मतलब ड्यूरिंग दिस फेज कंपनीज प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ बाइंग, हमारे देश से क्या करता था, स्पीसीज कॉटन एंड सिल्क फ्रॉम इंडिया एंड सेल देम एज अ ह्यूज प्रॉफिट टू द ब्रिटेन। क्या करता था, हमारे देश से स्पाइसेस वगैरह या कॉटन वगैरह ले जाया जाता था, या सिल्क वगैरह जो है वो ले जाया जाता था कहाँ पर, ब्रिटेन। और ब्रिटेन में
हाई दामों में बेचा करता था वहां पर ब्रिटेन की जो सरकार थी या फिर ब्रिटिश जो उस वक्त की कॉलोनियल जो रूल की जो किंग थे या क्वीन थी, ठीक है। तो एक तरीके से कॉमर्शियलाइजेशन कर दिया गया और जिसकी वजह से हमारे देश में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। हमारी हैंडीक्राफ्ट जो थी, हमारी जो हैंडीक्राफ्ट थी वो बिल्कुल खराब हो गई। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री वगैरह तबाह हो गया, जिससे लोग जो है वो गरीबी की ओर बढ़ने लगे। तो वो सब सारी चीजें बहुत मतलब एक तरीके से ब्रिटिश के द्वारा किया गया। क्लियर। दूसरा, इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म मतलब क्या, इंट्रोडक्शन ऑफ मशीन इनटू अ मार्केट रिजल्टेड इन द लॉस ऑफ द वर्क। अब इसकी वजह से क्या हो गया कि जो वीवर्स है, अब जो मार्केट में क्या किया गया, मशीन वाले क्लोथ्स लाने लगे, या फिर मशीन वगैरह जो ब्रिटिश था वो थोड़ा बहुत भी बैठाता था तो वो अपने फायदे के लिए बैठाता था। तो क्या किया गया 1880s और 1860 के बीच में मशीन के कपड़े या फिर मशीन से बनाए हुए कपड़े भारत में जो मार्केट में वो लाया गया, जिसके वजह से जो हमारे देश में हैंडीक्राफ्ट जो पूरी कॉम थी वो खत्म हो गई और हैंडमेड जो प्रोडक्ट था वो ज्यादा कॉस्टलियर हो जाता था। तो ज्यादा कॉस्ट हो जाएगा तो हम क्यों खरीदेंगे भाई। अब मान लो कि हैंडमेड वाला क्लोथ 100 रुपये में मिल रहा है और जो मशीन से बनाए वाला वो 40 रुपये मिल रहा था, हम 40 रुपये का कपड़ा लेंगे ना। तो इसका मतलब क्या है, जिसके वजह से इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म लाया गया। पहले कॉमर्शियल कैपिटलिज्म, फिर इंडस्ट्रियल, फिर फाइनेंस कैपिटलिज्म। मतलब क्या, इंडिया विटनेस एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश इन्वेस्टमेंट थ्रू द कंस्ट्रक्शन ऑफ वहां पर ब्रिटिश ने क्या करा, हमारे देश में इन्वेस्टमेंट करना शुरू करा। इन्वेस्टमेंट वो भी अपने फायदे के लिए, रोड बनाने लगा, रेलवे बनाने लगा, ठीक है, टेलीग्राफ बैंकिंग वगैरह, पोस्ट ऑफिस वगैरह, वो सब सारा जो है वो इनिशिएटिव लिया जाने लगा, जिसकी वजह से जो था और डेवलपमेंट हुआ यहाँ ब्रिटिशर्स का और उनको फायदा हुआ। ठीक है, चलिए। तो अब आते हैं इम्पैक्ट ऑफ पार्टीशन। हमारे देश में जब पार्टीशन हुआ, अब जैसा कि मैंने बताया पार्टीशन क्या हुआ, जब 1947 में हमारे देश में हमारा जो इंडिया है वो दो पार्ट में बट गया। एक है जो इंडिया में और दूसरा है पाकिस्तान में। पाकिस्तान इकलौता पाकिस्तान जो है वो दो पार्ट में, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान। जो वेस्ट पाकिस्तान है वो आज का ओरिजिनल पाकिस्तान है, ठीक है, और जो ईस्ट पाकिस्तान है वो एक तरीके से आज का बांग्लादेश है। बस ये बात याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बोला गया कि किस तरीके से, तो एज अ रिजल्ट द पार्टीशन होने की वजह से एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत ज्यादा दिक्कतें आई। क्यों? क्योंकि मेजर ड्रॉबैक ऑफ इंडिया, और इंडिया को बहुत बड़ा धक्का लगा इसकी वजह से। ठीक है, किसकी वजह से? एग्रीकल्चर के बंटवारा की वजह से, एग्रीकल्चर लैंड की बंटवारा की वजह से। एज अ एग्रीकल्चर कंसिडर्ड एज अ बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी का बैकबोन था और उसी को बांट दिया। अब कुछ जो मेन जो फर्टाइल रीजन था वो पाकिस्तान में चला गया, तो इंडिया में कुछ थोड़ा बहुत फर्टाइल रीजन नहीं बचा। तो मतलब बोला जा रहा है ओवर 70 मिलियन एकर्स ऑफ इरिगेटेड फर्टाइल लैंड in the undivided countries, 48 million remained with India। अब 70 जो है मिलियन एकड़, उसमें से 48 जो मिलियन एकड़ लैंड जो था वो हमारे पास बचा, बाकी सारा कहाँ चला गया, एक तरीके से कहाँ पर, पाकिस्तान के शेयर में चला गया। ठीक है, 48 था लेकिन ज्यादातर जो फर्टाइल लैंड था वो कहाँ चला गया, पाकिस्तान। लेकिन देखो पाकिस्तान भी उसको संजो नहीं पाया और पाकिस्तान भी उसको फ्रूटफुली अच्छे तरीके से नहीं कर पाया। अलॉन्ग विद द शॉर्टेज ऑफ द फूड, इंडिया आल्सो फेस द शॉर्टेज ऑफ प्रोड्यूसिंग अ रॉ कॉटन एंड रॉ जूट। हमारे देश में उसके बाद रॉ जूट और रॉ कॉटन भी बनाने में दिक्कत होने लगा। क्लियर, जिसकी वजह से ऑल्दो देयर इज नो डिनाइंग ऑफ पार्टीशन कॉजेज अ नेट लॉस ऑफ 7 to 8 टन्स ऑफ एनुअल सप्लाई ऑफ इंडियन यूनियंस। मतलब 7 से 8 जो लाख टन है उसके फूड ग्रेन्स के सप्लाई में दिक्कत होने लगा भारत को जब पार्टीशन हुआ। तो एग्रीकल्चर में ये हुआ। डिवीजन ऑफ एरिया एंड पॉपुलेशन, अब पॉपुलेशन का डिवाइड हुआ, उससे भी इम्पैक्ट हुआ। आफ्टर पार्टीशन देयर इज अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बोथ एरिया एंड द पॉपुलेशन ऑफ कंट्री। जैसे हमारे देश में क्या था, अब जैसे वो एक पाकिस्तान को एक मुस्लिम देश बनाया गया, ठीक है, मुस्लिम के आधार पर। तो हमारे देश से बहुत सारे मुसलमान जो थे वो जाना नहीं चाह रहे थे, वो बोल रहे थे नहीं हम लोग डिवाइड नहीं होंगे। तो इसका मतलब क्या, बहुत सारे मुस्लिम्स जो थे हमारे देश में भी थे, जिसके वजह से हमारे देश में जो पॉपुलेशन था वो ज्यादा इम्पैक्टेड था इन कंपेयर टू क्या, पाकिस्तान। तो इंडिया में पॉपुलेशन ज्यादा था। पाकिस्तान गॉट 18% ऑफ ओवरऑल पॉपुलेशन with a 23% of country's area, while the India has burden of 82% total population। अब देखो, जब 100% लैंड था, मतलब मान लो कि 100 एकड़ लैंड था, 100 एकड़ लैंड में जो 23% जो लैंड था, 23% वो किसके पास चला गया, पाकिस्तान के पास। और जो 77% जो जमीनी थी वो किसके पास आ गया, इंडिया के पास। इतना तो जमीनें हो गई, ठीक है। लेकिन जो टोटल अब 100 एकड़ था, अब मान लो कि 100 लोग थे, अब 100 लोगों में से जो 18 लोग थे,
क्या थे, 18 लोग, वो 23% जमीन पर रह रहे थे। ठीक है, ये लोग हैं, मतलब ये पीपल है, क्या है, पीपल है। और जो 77% जमीन पर, वो 82% लोग रह रहे थे, मतलब कि हमारे यहाँ लैंड से ज्यादा पॉपुलेशन था। तो एक तरीके से इस तरीके से डिवाइड हुआ। तो बिकॉज ऑफ दिस मेनी पीपल लेफ्ट होमलेस, जिसके वजह से बहुत सारे लोग जो थे, वो आप लोग देखे ही होंगे, बहुत सारे मूवीज वगैरह में, आप लोग न्यूज में भी देखे होंगे, बहुत सारे हिस्ट्री में भी आप लोग पढ़े होंगे। क्या है कि वहां पर बहुत सारे लोग जो थे वो होमलेस रह गए, जिसके वजह से द कंटिन्यूएशन माइग्रेशन फ्रॉम कंट्रीज, और एक कंट्री, कभी लोग यहाँ से वहां भाग रहे हैं, कभी वहां से वहां भाग रहे हैं, सिंस द पार्टिसिपेशन इज कॉजिंग इवन मोर स्ट्रेन इन इंडियन इकोनॉमी, जिसकी वजह से हमारे देश की इकोनॉमी पर बहुत इंपैक्ट पड़ा, क्योंकि स्थिरता नहीं रहेगा अगर पॉपुलेशन का, तो वो काम भी नहीं करेगा, काम नहीं करेगा तो गवर्नमेंट के लिए बर्डन बन जाएगा। तो ये भी एक इम्पैक्ट हुआ डिवीजन ऑफ एरिया की वजह से। ठीक है, इंडस्ट्री का अगर देखा जाए, इंडस्ट्रियल सेक्टर डायरेक्टली सफर्ड द इम्पैक्ट ऑफ पार्टिसिपेशन। देखो इंडस्ट्री जो है डायरेक्टली सफर्ड हुआ पाकिस्तान, क्योंकि जितने भी लेबर वगैरह थे अभी इधर तितर बितर हो गए। भाई अब अपना घर ढूंढे, अब घर ढूंढे कि अब काम करें। ठीक है, जिसकी वजह से बहुत सारे इंडस्ट्री जो है वो बंद हो गए। ऑल्सो बिकॉज ऑफ ऑन गोइंग राइट्स वगैरह बहुत हुआ, दंगा बहुत हुआ इंडिया पाकिस्तान में। इंडिया फेस्ड मेजर लॉस ऑफ स्किल्ड वर्कर्स एंड आर्टिशियन। इंडिया जो है बहुत सारा जो स्किल्ड वर्कर्स थे और आर्टिशियंस थे, उन्होंने वो खोया, क्योंकि राइट्स में बहुत सारे लोग जो थे वो मारे गए। अब मान लो एग्रीकल्चर सेक्टर तबाह किया गया। ठीक है, ठीक है। अब जो थोड़ा बहुत एग्रीकल्चर सेक्टर जो इंडस्ट्री सेक्टर में आ रहा था, जिसको बनाकर फिनिश गुड बनाया जा रहा था, वहां भी जो स्किल्ड वर्कर्स थे वो राइट्स में मारे जा रहे थे और राइट्स वगैरह हो रहा था। द इंडस्ट्री इन वेस्ट बंगाल एंड पंजाब हैज अ स्टाफ, मतलब जो इंडस्ट्री था वेस्ट बंगाल और पंजाब में, वहां पर स्किल्ड लेबर की कमी हो गई, जिसकी वजह से जो मार्केट का कंडीशन था वो और भी खराब हो गया और स्टेबिलिटी नहीं रही। ठीक है, जिसकी वजह से हमारे देश में बहुत ज्यादा जो लेबर था उसकी शॉर्टेज हो गई। क्या हो गई, लेबर की शॉर्टेज, जो कि एक बहुत बड़ा इंपैक्ट हुआ हमारे इकोनॉमी में पार्टीशन की वजह से। ठीक है, ट्रेड में क्या हुआ भाई, अब बिफोर द पार्टीशन इंडिया पोर्ट्स वर यूज पोर्ट फॉर द एक्सपोर्टिंग रॉ मटेरियल फ्रॉम अफगानिस्तान, इराक, पर्सिया। However, these export came to an end as Pakistan refused to allow a transit facility of post partition। अब देखो, पहले क्या करता था इंडिया, इंडिया क्या करता था, इंडिया एक्सपोर्ट करता था, अपना सामान पाकिस्तान की तरफ से ही ले जाया जाता था उसको, और अफगानिस्तान के पोर्ट से, इराक के पोर्ट से और पर्सिया के पोर्ट से, वहां से एक्सपोर्ट करता था दूसरे कंट्री में। अब जब पार्टीशन हो गया, तो अब जो पाकिस्तान है बीच में आ गया, अब पाकिस्तान अलाउड नहीं कर रहा था, जिसके वजह से अब हम लोग एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे, अब हम लोग को रूट चेंज करके जाना पड़ रहा था। तो वो एक बहुत बड़ा, जिसकी वजह से बैलेंस ऑफ पेमेंट में, हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट में बहुत बड़ा नुकसान हुआ। जो मतलब जो फॉरेन करेंसी है, फॉरेन करेंसी हमारे देश में आना बंद हुआ। और जब फॉरेन करेंसी किसी देश में आना बंद होता है, तो वो हमारे देश में एक तरीके से दिक्कत होना शुरू हुआ और एक तरीके से बर्डन बढ़ता चला गया। ठीक है, आई होप सो ये सब सारे चीज जो फर्स्ट चैप्टर है इंडिया इकोनॉमी का ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, वो समझ में आ गया होगा आप लोगों का। जो फर्स्ट वाला पार्ट है उसको भी देख लीजिएगा भाई, बहुत शानदार तरीके से मैंने डिस्कस करा है कहानी के तौर पर। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, तो ये नोट्स के लिए है, तो आप लोग नोट्स के लिए आप लोग यहाँ पर संपर्क कर सकते हैं, आप लोग को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा दिया जाएगा। इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे वो 1950 से 1990 तक हमारा इकोनॉमी का कंडीशन कैसे था, एलपीजी रिफॉर्म होने से पहले। एलपीजी रिफॉर्म मतलब 1919 तक क्या हुआ था हमारा, मतलब 1950 से 1919 में, उसके बीच में हम लोग 5 ईयर प्लान लाया गया था हमारे देश में, और शानदार तरीके से वहां पर जो है वो एक तरीके से हमारे देश की डेवलपमेंट को किया गया था। उसमें भी हम लोग देखेंगे बहुत सारी कमी रह गई थी, तो उसको शानदार तरीके से हम लोग नेक्स्ट वाले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, बहुत ही जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोगों का हाफ ईयरली आने वाला है, तो आप लोग शानदार तरीके से देख के चलिए, और आप लोग एग्जाम में अच्छे से स्कोर करिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।